अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है स्टूडेंट्स। आज हम जो है डिटेल से फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे और इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस क्यों नहीं, क्योंकि हम जो है डाटाबेस पढ़ रहे हैं, तो डाटाबेस में हम फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो हमने फाइंड किए हुए हैं। इसीलिए फिर हम यहाँ पे फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहे बल्कि डाटाबेस की बात कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम फिर जो है डाटाबेस के फ़ायदे बताएंगे और फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के जो है ना वो फिर डिसएडवांटेजेस जो हैं वो बताएंगे। तो इसलिए हम आज के लेक्चर में फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और इसके डिसएडवांटेजेस बताएंगे। हमने एक और जो है वो लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे बहुत जो है वो टू दी पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम जो है इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है और क्या क्या इसके अंदर इश्यूज़ थे जिनकी वजह से हम फिर जो है वो डाटाबेस की तरफ शिफ्ट कर गए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास पेज नंबर 5 के ऊपर जो है फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है और इसमें अगर आप देखें सबसे पहले उसने कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन में कुछ पॉइंट्स मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ, कौन कौन से पॉइंट्स आपने करने हैं। फ़िलहाल हम शुरू से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनल और सिंपल फाइल प्रोसेसिंग इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड मेथड टू हैंडल बिजनेस एप्लीकेशन जो है। ये सबसे पहला हमारे पास एक मेथड था, एक तरीक़ेकार था जिसकी मदद से हम जो है ना बिज़नेस एप्लीकेशन को जो है वो डील किया करते थे। यानी अपना डाटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम के थ्रू जो है स्टोर किया करते थे। फाइल के अंदर हम प्रोग्राम के थ्रू स्टोर किया करते थे। इन द पास्ट मैनी ऑर्गेनाइजेशन स्टोर डाटा इन फाइल्स ऑन टेप और डिस्क जो है। तो पास्ट के अंदर हमारे पास जो है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डाटा को टेप्स के ऊपर, फाइल्स के जो है या डिस्क के ऊपर जो स्टोर किया करते थे। फाइल्स को जो है टेप से मराद हमारे पास केसेट वाली टेप है जिसमें हमारे पास रील होती है, एक फीता सा होता है, उसके अंदर डाटा हम स्टोर किया करते थे और बैंक्स भी बड़ी देर तक ये यूज़ करते रहे हैं सुपर ड्राइव की फॉर्म के अंदर जो है। आगे जी हमारे पास है डाटा वाज मैनेज यूजिंग फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें जितना भी डाटा था वो सारे का सारा मैनेज हो रहा था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के थ्रू जो है। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम जो है ये बड़ी देर तक जो है वो यूज़ होता रहा, बड़े इसके फ़ायदे थे तब तक जो है। लेकिन जब से हमने डाटाबेस का जो है डेवलप कर लिया हमने डाटाबेस को जो है, तो ज़ाहिर बात है उसमें बहुत सारे फ़ायदे, इसके लिहाज से बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो लिहाजा हम आगे जाके इसके जो है फिर डिसएडवांटेजेस जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर हम आगे बात करें तो आगे लिखा हुआ है ये पॉइंट, आपने 3 इसके मेन इश्यूज़ हैं जिनको हमने यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर भी बात करनी है, ये डेफिनेशन में भी हमने इसे बताना है। और ये हमारे पास थर्ड लाइन से स्टार्ट हो रहा है। पहला पॉइंट हमारे पास ये है, इन अ टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम ईच डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ फाइल। कि हमारे पास टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक डिपार्टमेंट जो है वो अपनी अलग से फाइल्स जो हैं उनको मैनेज कर रहा होता है। ठीक है जी, इसकी मिसाल हम यूँ ले लेते हैं, कॉलेज के अंदर हमारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। लाइक जो है हम एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, एडमिशन की बात कर लेते हैं, एकेडमिक यानी कि जो हमारे पास कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, इस्लामिक स्टडी डिपार्टमेंट है। तो हर एक डिपार्टमेंट अपनी अपनी फ़ाइल जो है वो अलग अलग मैनेज कर रहा है। इसी तरह अकाउंट्स वाले जो है उनके पास भी इंफॉर्मेशन अपनी अलग से है, उनके पास जितनी फाइल्स हैं वो सारी अपनी अलग से जो है वो मैनेज कर रही हैं। तो ये पॉइंट उसने पहला बताया हुआ है कि टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में होता क्या है कि हर डिपार्टमेंट एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है अपनी अलग अलग फाइल मैनेज कर रहा होता है। तो यहाँ से हमारे आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जिनको हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे। लेकिन दूसरा पॉइंट यहाँ पे फिर क्या बनता है, ये हमारा फोर्थ लाइन से बन रहा है, द फाइल्स आर डिज़ाइंड स्पेशली फॉर देयर ओन एप्लीकेशंस। कि ये जो फाइल्स हर डिपार्टमेंट अपनी अलग अलग स्टोर कर रहा है, इनको डिज़ाइन भी इस तरह किया गया होता है कि ये सिर्फ एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ जो है वो चल सकती हैं, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ जो है वो डील हो सकती हैं। किसी और के साथ इनको डील करना, इनको चलाना जो है वो नामुमकिन होता है। ठीक है जी, तो इसके बारे में हमने आगे जाकर डिटेल से बात करनी है कि ये पॉइंट किस तरह से होता है। और थर्ड पॉइंट हमारे पास जो है वो ये है, द रिकॉर्ड्स इन वन फाइल आर नॉट रिलेटेड टू रिकॉर्ड्स इन एनी अदर फाइल। एक फ़ाइल के अंदर जो रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे पास, लाइक हम यूँ कह लेते हैं कि जो हमारे पास एकेडमिक के अंदर हम अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होते हैं, उसके जो रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड से मुराद आपको पता है रोज़ होती हैं हमारे पास ये। तो जो हमारे पास रोज़ हैं वो जो हैं वो किसी और फाइल के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं उनसे रिलेट नहीं करती, उनसे लिंक नहीं करती, ये सारी अलग अलग हैं। चूँकि पहले पॉइंट में हमने पहले बात की है कि हर डिपार्टमेंट अपनी अलग फ़ाइल मैनेज कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है उन फाइल्स के अंदर जो हमने डाटा स्टोर किया हुआ है, जो हमने रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, वो भी एक दूसरे के साथ लिंक नहीं करते। तो ये हमारा ना ये 3 पॉइंट्स हैं, इसको आपने इसकी डेफिनेशन के अंदर जो याद कर लेना है, जिसे हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम कह रहे हैं। इसके नीचे उसने एक डायग्राम भी दी हुई है, उसको जो है हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उसमें अगर आप देखें तो हमारे पास एक जो डायग्राम लेफ्ट साइड पे उसमें लिखा हुआ यूज़र है, नीचे स्टूडेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है, यानी ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है हमारा जो है, और उसके नीचे स्टूडेंट फाइल है।
तो हमारा यूज़र जो है हमारा स्टूडेंट प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करता है और स्टूडेंट फाइल और वो जो प्रोग्राम है वो आगे स्टूडेंट फाइल के साथ इंटरेक्शन करते हुए डाटा वहाँ पे रखवाती भी है और वहाँ से लाती भी है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी डायग्राम जो राइट साइड पे बनी हुई है उसमें लिखा हुआ यूज़र है, एम्प्लॉय प्रोसेसिंग सिस्टम है और नीचे हमारे पास एम्प्लॉय फाइल है। यानी दो डिपार्टमेंट से, एक स्टूडेंट का और एक एम्प्लॉय का जो है, तो स्टूडेंट्स वाला जो है वो स्टूडेंट्स की फाइल को मैनेज कर रहा है अलग से, उसके लिए अलग से एप्लीकेशन प्रोग्राम बना हुआ है, और एम्प्लॉय वाला अलग से जो है वो अपनी फाइल्स मैनेज कर रहा है और उसके लिए अलग से एम्प्लॉय प्रोसेसिंग सिस्टम बना हुआ है। तो यही हमने ऊपर बातें की हैं, इससे रेलिवेंट ही हमने ऊपर बातें की हैं। तो इसी को हम आगे जाकर डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ये कैसे सारी चीज़ें जो है ना वो मैनेज करते हैं। नीचे अगर आप देखें उसने कुछ एक दो पॉइंट और लिखा हुआ है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव यूज फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम फॉर मैनी ईयर्स बट दिस सिस्टम हैज़ मैनी डिसएडवांटेजेस। बड़े देर तक ये सिस्टम यूज़ होता रहा है लेकिन इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। चूँकि हम इसके डिसएडवांटेजेस बताएंगे तो फिर हम डाटाबेस को जो है वो फिर आगे जाके जो है वो यूज़ करना शुरू करेंगे। ओके, डिसएडवांटेजेस में आते हैं तो हमारे पास बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन उनमें से जो कुछ मेन है हमारे पास वो ये हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास है डाटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। दो पॉइंट्स हैं इकट्ठे उसने डिस्कस किए हुए, इसको हम समझ लेते हैं। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन, यानी आपका एक ही तरह का डाटा या एक ही पर्सन के बारे में डाटा मल्टीपल जगह पे पड़ा हो तो हम इसको रिडंडेंसी या डुप्लीकेशन कहते हैं। तो पढ़ लेते हैं ज़रा पहले पैराग्राफ से जो है, इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम द सेम डाटा मे बी डुप्लीकेटेड इन सेवरल फाइल्स। जो है जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, उसमें भी हमने बात की थी कि हमारे पास जो है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हर एक डिपार्टमेंट है वो अपनी अलग से फाइल मैनेज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो हमने मिसाल शुरू की हुई है, अकाउंट्स वाले भी स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन मैनेज कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट्स वाले हैं वो भी मैनेज कर रहे हैं, एग्ज़ाम वाले भी मैनेज कर रहे हैं। तो देखें एक ही क्लास या कुछ स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्ज़ाम में भी पड़ी हुई है, अकाउंट्स में भी पड़ी हुई है और डिपार्टमेंट में भी पड़ी हुई है। तो लिहाजा आपकी रिडंडेंसी या डुप्लीकेशन हो रही है। ठीक है जी, यही बात उसने यहाँ पे नीचे भी की हुई है। नीचे उसने एग्जांपल दी हुई है, सपोज देयर आर टू फाइल्स स्टूडेंट्स एंड लाइब्रेरी। दो फाइल्स हैं हमारे पास, एक स्टूडेंट की फ़ाइल है और एक लाइब्रेरी की फ़ाइल है। और स्टूडेंट्स फाइल जो है उसके अंदर क्या कुछ हमारे पास पड़ा हुआ है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर एंड अदर डिटेल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज है। तो आगे हमारे पास जो लाइब्रेरी फाइल है कंटेन द रोल नंबर एंड नेम ऑफ दो स्टूडेंट्स हु गेट अ बुक फ्रॉम लाइब्रेरी अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेंटेड बुक। जो है कहता है स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन हमारे पास स्टूडेंट्स की फ़ाइल के अंदर भी पड़ी हुई है और लाइब्रेरी की फ़ाइल के अंदर भी पड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो लाइब्रेरी से बुक लेते हैं, रेंटेड करते हैं, यानी कि वहाँ से जो है बोरो करते हैं, वो सारे स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास लाइब्रेरी फाइल के अंदर पड़ी हुई है। आप देखें स्टूडेंट एक ही है, उसकी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट फाइल में भी पड़ी हुई है और लाइब्रेरी फाइल में भी पड़ी हुई है। और ये दोनों फाइल अलग अलग हैं क्योंकि लाइब्रेरी वाला डिपार्टमेंट सारा अलग है और स्टूडेंट जो फ़र्ज़ कर लें कि अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो उसकी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है वो अलग से डिपार्टमेंट है, लाइक कंप्यूटर साइंस या इस्लामिक स्टडीज़ जो है। तो अब दो जगह पे एक ही स्टूडेंट की फ़ाइल, एक ही स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन जो है पड़ी हुई है, तो इसी को हम कहते हैं ये रिडंडेंसी है। आगे अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा ऑफ वन स्टूडेंट अपीयर्स इन टू फाइल्स, दिस इज़ नोन एज डाटा रिडंडेंसी। तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि यही रिडंडेंसी होती है। दिस रिडंडेंसी कॉजेज हायर स्टोरेज। तो एक तो इशू इसमें ये आ गया कि इसकी वजह से क्या होगा कि एक ही स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन दो जगह पड़ी हुई है, तो ज़ाहिर बात है आपको स्टोर करने के लिए इन्फॉर्मेशन जगह भी ज़्यादा चाहिए होगी, स्टोरेज भी ज़्यादा चाहिए होगी। एक तो इशू ये आ जाता है, लेकिन ये इशू इतना बड़ा नहीं है क्योंकि हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस अब बहुत बड़े आ गए हुए हैं। लेकिन इसकी वजह से, रिडंडेंसी की वजह से हमारे पास और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम उन प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। लाइक अगर आप आगे देखें, दिस सिचुएशन कैन आल्सो रिजल्ट इन डाटा इनकंसिस्टेंसी। कहता है ये जो हमारे पास एक ही स्टूडेंट की दो जगह इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है ना, इस वजह से हमारे पास फिर डाटा इनकंसिस्टेंसी भी आती है। अब ये डाटा इनकंसिस्टेंसी क्या है, ये आगे डेफिनेशन यहाँ से आप जो है करेंगे, जहाँ से मैं अब निशान लगवाने लगा हूँ। यहाँ से आप निशान लगाने, लाइक इनकंसिस्टेंसी मीन्स दैट टू फाइल्स मे कंटेन डिफरेंट डाटा ऑफ सेम स्टूडेंट। यानी अब हमारे पास, हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा है कि हमारे पास स्टूडेंट की फ़ाइल के अंदर भी स्टूडेंट डाटा पड़ा हुआ है और लाइब्रेरी की फ़ाइल के अंदर भी स्टूडेंट का डाटा पड़ा हुआ है। इसी तरह हमने ये बात पहले से भी की है, जो हम अपनी एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, कि अकाउंट्स में भी स्टूडेंट का डाटा पड़ा हुआ है, डिपार्टमेंट में भी स्टूडेंट का डाटा पड़ा हुआ है, एग्जाम में भी स्टूडेंट का डाटा पड़ा हुआ है, एडमिशन में भी स्टूडेंट का डाटा पड़ा हुआ है। अब ये चार डिपार्टमेंट्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग उन्होंने फाइल्स बनाई हुई हैं, एक ही स्टूडेंट का डाटा चारों जगह पे पड़ा हुआ है, तो ये भी डुप्लीकेशन है। अब इसकी वजह से इनकंसिस्टेंसी कैसे आएगी? इनकंसिस्टेंसी ऐसे आएगी कि फ़र्ज़ कर लें एक स्टूडेंट है, उसका नाम अली है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पड़ी हुई थी एडमिशन में अली के नाम से।
जब वो जो है आया डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लिया, उसने कहा सर मेरा नाम अली नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद अली है। तो डिपार्टमेंट में उसका नाम मोहम्मद अली लिख लिया। आप देखें एडमिशन में उसका नाम अली लिखा हुआ है, एडमिशन वालों के पास जो फाइल है, क्योंकि वो अलग है, सेपरेट है, वो एडमिशन के टाइम उन्होंने बनाई थी, लेकिन डिपार्टमेंट में उसका नाम आके मोहम्मद अली हो गया। लेकिन फ़र्ज़ कर लें बाद में वो जाके जो है अपना एड्रेस चेंज करता है, या नाम ही फ़र्ज़ कर लें एग्जामिनेशन में जब उसका नाम जाता है तो वो कहता नहीं मेरा नाम पूरा जो है वो ये है, मोहम्मद अली असद है। अब देखें 3 जगह एक ही स्टूडेंट डाटा डिफरेंट पड़ा हुआ है, एक जगह पे अली लिखा हुआ है, एक जगह पे मोहम्मद अली लिखा हुआ है, और तीसरी जगह पे मोहम्मद अली असद लिखा हुआ है। तो एक ही स्टूडेंट का डिफरेंट जगह के ऊपर डिफरेंट डाटा पड़ा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं कि ये इनकन्सिस्टेंसी है। ओके हो गया जी। इसके लिए एग्जांपल्स ने दी हुई है, ये एग्जांपल थोड़ी डिफरेंट है, मैंने तो आपको डिफरेंट एग्जांपल दी थी, लेकिन चले 2 एग्जांपल से आपको समझ लेते हैं ताकि आपको समझ अच्छी आ जाए। फॉर एग्जांपल दूसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन के अंदर, इफ़ द एड्रेस ऑफ अ स्टूडेंट इज़ चेंज इट मस्ट बी चेंज इन बोथ फाइल। कहता है अगर जो है स्टूडेंट का एड्रेस चेंज होता है, ये चूँकि एग्जांपल लेके चल रहा है ना स्टूडेंट की फ़ाइल की और लाइब्रेरी की फ़ाइल की, तो कहता है स्टूडेंट का अगर एड्रेस चेंज होता है तो दोनों जगहों पे चेंज होना चाहिए, लेकिन दोनों जगहों पे चेंज नहीं होता। रीज़न ये है कि दोनों फाइल्स अलग अलग हैं, लाइब्रेरी की फ़ाइल अलग से पड़ी हुई है, लाइब्रेरी के अंदर जो है लाइब्रेरी के कंप्यूटर में पड़ी हुई है, और कंप्यूटर डिपार्टमेंट के अंदर जो स्टूडेंट्स की फ़ाइल पड़ी हुई है वो अलग से पड़ी हुई है। तो लिहाजा यहाँ पे फिर क्या होगा इशू जो है, यहाँ पे इशू ये होगा जिस तरह तीसरी लाइन में लिखा हुआ है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इट इज़ चेंज इन द स्टूडेंट फाइल एंड नॉट फ्रॉम लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी फाइल। यानी स्टूडेंट फाइल में तो कहता हो सकता है उसका एड्रेस चेंज कर दिया गया हो, लेकिन लाइब्रेरी फाइल में ना चेंज किया गया हो। जब चेंज नहीं किया गया तो फिर क्या होगा, द डाटा बिकम्स इनकन्सिस्टेंट इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन को फिर हम कहेंगे कि डाटा जो है ये इनकन्सिस्टेंसी डाटा के अंदर आ गई है, यानी एक जगह डाटा और है दूसरी जगह और है, स्टूडेंट एक ही है। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया आपको जो है कि एडमिशन में अली है, डिपार्टमेंट में उसका नाम मोहम्मद अली है, एग्जामिनेशन में उसका नाम मोहम्मद अली असद लिखा हुआ है। तो ये जो आ रहा है 3 फाइलों के अंदर एक ही स्टूडेंट डाटा जो है वो डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं कि ये इनकन्सिस्टेंसी है। तो डुप्लीकेशन यानी रिडंडेंसी और इनकन्सिस्टेंसी में क्या फ़र्क है कि 3 डिपार्टमेंट्स में एक ही स्टूडेंट डाटा अगर पड़ा हो तो हम कहेंगे ये डुप्लीकेशन है, और अगर 3 डिपार्टमेंट्स में एक ही स्टूडेंट का डाटा डिफरेंट तरीके से पढ़ा हो, लाइक एक जगह पे अली लिखा हुआ है, दूसरी जगह पे मोहम्मद अली लिखा हुआ है, और तीसरी जगह पे मोहम्मद अली असद लिखा हुआ है, तो ये जो है फिर हमारे पास ये इनकन्सिस्टेंसी कहलाती है। अब मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे कि डाटा रिडंडेंसी और इनकन्सिस्टेंसी से क्या मुराद है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। हमारे पास दूसरा पॉइंट है हमारे पास डाटा आइसोलेशन। इसके अंदर ये होता है कि आपका डाटा जो है ना वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग से मुराद क्या है कि जिस तरह अभी हमने ऊपर मिसाल दी है डाटा रिडंडेंसी के अंदर कि 3 या 4 डिपार्टमेंट्स के अंदर अलग अलग डाटा एक ही स्टूडेंट का पड़ा हुआ है, तो ये अलग अलग है। अलग अलग से मुराद ये है कि ये आपस में लिंक नहीं है। अगर लिंक होता तो एक जगह पे नाम चेंज करने से सारी जगह नाम चेंज हो जाना था। लाइक आपने एडमिशन में अली लिखा था तो डिपार्टमेंट में भी अली आना चाहिए था, एग्ज़ाम में भी अली आना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है कि वो फाइलें सारी अलग अलग हैं। एडमिशन में अली लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट में मोहम्मद अली लिखा हुआ है, और एग्जामिनेशन में जाके वो मोहम्मद अली असद हो गया है। तो इस लिहाज से इसकी रीज़न क्या थी कि तीनों डिपार्टमेंट्स में जो फाइल्स पड़ी हुई हैं वो आपस में लिंक नहीं है, वो अलग अलग फ़ाइल हैं, उनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी चीज़ को हम कहते हैं डाटा आइसोलेशन, कि मल्टीपल जो जगह पे डाटा पड़ा हुआ है वो आइसोलेट है, वो लिंक नहीं है डाटा। आसान अल्फाज में इसका ये मतलब बनता है, उसका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई लिंक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन करना चाहें तो डेफिनेशन पहले ही कोई लाइन के अंदर, पहली 1.5 लाइन के अंदर इसकी डेफिनेशन है, लाइक द डाटा इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज स्टोर्ड इन वेरियस फाइल्स। ये हमने पहले बात की है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर डाटा आपका जो है वो मल्टीपल जगहों पे स्टोर होता है। इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू रिट्रीव द अप्रोप्रिएट डाटा। तो इसमें कहता है कि वो बहुत ये मुश्किल काम होता है कि आप जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को इस तरह का जो है वो राइट करें जिसमें आप मल्टीपल फाइल से डाटा उठा कर लेकर आएँ, क्योंकि फ़ाइल लिंक नहीं है ना। तो हर एक जो है फ़ाइल का अलग से एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जिस तरह आपको ऊपर डायग्राम में मैंने बताया भी है। तो इसके लिए फिर आपको जो है ये बड़ा मुश्किल काम है, या नामुमकिन काम है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो मल्टीपल फाइल से डाटा लेकर आए। ठीक है जी। तो इस लिहाज से ये जो काम हमारे पास मसला आता है, ये क्यों आता है? क्योंकि आपका डाटा आइसोलेट है, डाटा अलग अलग है, डाटा का कोई कनेक्शन नहीं, डाटा कोई रिलेशनशिप नहीं है।
इसके लिए इसने आगे एग्जांपल दी, हम वो भी पढ़ लेते हैं। सपोज दैट स्टूडेंट्स ईमेल्स आर स्टोर्ड इन स्टूडेंट्स फाइल एंड फ़ी इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन दी फ़ी फाइल। यानी फ़ी फाइल जो हमारे पास फर्स्ट कर लें अकाउंट्स के अंदर होगी, और स्टूडेंट की जो ईमेल है वो स्टूडेंट की फाइल के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर पड़ी होगी। द डाटा फ्रॉम बोथ फाइल्स इज रिक्वायर्ड टू सेंड एन ईमेल मैसेज टू इन्फॉर्म अ स्टूडेंट दैट द डेट फॉर फ़ी पेमेंट इज़ ओवर। कहता है अगर हमने कुछ स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन भेजनी हो कि आपकी जो है वो डेट गुजरने वाली है फ़ी की जो है, तो यहाँ पे काम बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फ़ी की इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स में पड़ी हुई है, अकाउंट वाली फ़ाइल में पड़ी हुई है, और ईमेल की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी डिपार्टमेंट की फ़ाइल में पड़ी हुई है। अब एक ऐसा प्रोग्राम लिखना जो डिपार्टमेंट की फ़ाइल से ईमेल उठाए और अकाउंट्स की फ़ाइल में से फ़ी की इन्फॉर्मेशन उठाए और उन स्टूडेंट्स को ईमेल करे जिन्होंने फ़ी जमा नहीं करवाई हुई कि भाई आपकी फ़ी की डेट गुजरने वाली है, ये एक बड़ा मुश्किल काम है। इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, आखिरी लाइन जो हमारे पास यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू जनरेट सच टाइप ऑफ लिस्ट फ्रॉम मल्टीपल फाइल्स। तो कहता है मल्टीपल फाइल से इस तरह की लिस्ट जनरेट करना, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जनरेट करना, इस तरह का एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखना जो है ना, वो बड़ा ही मुश्किल काम है। ठीक है जी, बल्कि मैं कहता हूँ नामुमकिन सा काम हो जाता है कई दफ़ा तो जो है, तो लेकिन चलें मुश्किल ज़रूर है। तो तीसरा पॉइंट आ जाता है फिर हमारे पास इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स। इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या होती हैं, पहले समझते हैं इंटेग्रिटी हमारे पास होती क्या है। सबसे पहली लाइन में डेफिनेशन लिखी हुई है, इंटेग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। कि डाटा की रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी जो है उसको हम इंटेग्रिटी बोलते हैं, दोनों चीज़ों को इकट्ठा जो है। ठीक है, आप इसको आसानी के लिए जो है ना वो एक्यूरेसी के लिहाज से भी याद रख सकते हैं कि इंटेग्रिटी मीन एक्यूरेसी है। द स्टोर डाटा मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स। कहता है ये जो हम डाटा की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी मेंटेन करते हैं, ये कैसे मेंटेन करते हैं, इसके लिए हम इसके ऊपर कुछ कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं। अभी आपने इन कंसिस्टेंसी समझी है, उसी लिहाज से हमारे पास कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स होती हैं। क्या होती हैं अभी हम देखते हैं और फिर मैं आपको इसको ज़रा डिटेल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी न्यूमेरिक वैल्यू। कहता है आपको पता है कि रोल नंबर भी हमारा न्यूमेरिक में होता है, नंबर्स फॉर्म में होता है। आपको अगर याद हो हमने टाइप्स ऑफ डाटा में पढ़ा था कि हमारे पास न्यूमेरिक डाटा होता है, तो नंबर्स फॉर्म में होना चाहिए रोल नंबर भी जो है, और मार्क्स भी आपको पता है नंबर फॉर्म में होते हैं। तो इसके ऊपर एक कंस्ट्रेंट लगा देनी चाहिए, एक रिस्ट्रिक्शन लगा देनी चाहिए, एक लिमिटेशन लगा देनी चाहिए। और वो रिस्ट्रिक्शन या कंस्ट्रेंट्स या लिमिटेशन क्या है, वो ये है कि ये वैल्यूज़ हमेशा नंबर फॉर्म में होंगी, अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में नहीं होंगी, अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं होंगी, हमेशा न्यूमेरिक फॉर्म में होंगी। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई दीज कंस्ट्रेंट्स ऑन फाइल्स इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। कहता है इस तरह की कंस्ट्रेंट्स जो है ना फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में लगाना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है जी, अब देखें ज़रा, हमारे पास एक फ़ाइल बनी पड़ी हुई है स्टूडेंट की, उसमें हमारे पास पहले रोल नंबर लिखे हुए हैं, आगे नाम लिखे हुए हैं, आगे एड्रेस लिखा हुआ, आगे कॉन्टैक्ट नंबर CNIC नंबर, आगे मार्क्स लिखे हुए हैं। आप क्या करते हैं, आप रोल नंबर वाले कॉलम के अंदर गलती से जो है वो नाम एंटर कर देते हैं, तो क्या फ़ाइल आपको रोक लेगी, पकड़ लेगी आपका हाथ जो है कि आप ऐसा नहीं कर सकते? नहीं, फ़ाइल के अंदर हमारे पास इस तरह की ऑप्शन नहीं होती। लाइक आपने किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर, या यूँ कह लें आपने जो है वो नोटपैड के अंदर कोई फ़ाइल बनाई हुई है, तो वो फ़ाइल आपको इस तरह की चीज़ें करने से नहीं रोकती। आप नेम के अंदर मार्क्स लिख दें, फिर भी वो कुछ नहीं कहेगी आपको जो है। तो लिहाजा डाटाबेस के अंदर हम क्या करते हैं कि हम इस तरह की कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं। बहुत सारी कंस्ट्रेंट्स हैं, उसने एक ही मिसाल दी है, और इसको हम ये जो उसने मिसाल दी है उसको हम कहते हैं टाइप कंस्ट्रेंट। टाइप कंस्ट्रेंट से बात क्या है कि इस टाइप के अलावा कोई और डाटा नहीं आ सकता। यानी हमारे पास जो है रोल नंबर और मार्क्स के अंदर सिर्फ आपका न्यूमेरिक डाटा आएगा, उसमें अल्फ़ाबेट्स नहीं आ सकते, अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं आ सकते, यानी कि ABC और 7 नंबर्स हैं ये नहीं आ सकते इकट्ठे जो हैं। इसी तरह आप रेंज लगा सकते हैं, रेंज की कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। अब रेंज की कंस्ट्रेंट क्या हो सकती है, लाइक मार्क्स हमें पता है कि मिनिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम क्या कितने हो सकते हैं। लाइक आप कह लें कि किसी पेपर के अंदर हमारे मिनिमम मार्क्स जो हैं वो जो है वो 0 हो सकते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 100 हो सकते हैं। तो आप उसके ऊपर रेंज की कंस्ट्रेंट लगा दें कि मार्क्स कभी भी 0 से नीचे नहीं जा सकते और 100 से ऊपर नहीं जा सकते। तो इस तरह की जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं वो लगाने से क्या होगा कि आपके डाटा के अंदर एक्यूरेसी आ जाएगी। एक्यूरेसी कैसे आएगी, लाइक मैंने जो है वो टाइप करते हुए मेरा जो है कोई बटन प्रेस हो गए, तो मैंने 100 की बजाय 110 एंटर कर दिया। अब 110 तो नंबर होती ही नहीं है हमारे पास, या मैंने जो है उसके 78 मार्क्स लगाने थे, लेकिन मैंने कहीं पे मनफी का बटन पहले प्रेस कर दिया तो मनफी 78 हो गए, तो ऐसा भी नहीं होता। तो जब हम उसके ऊपर रेंज कंस्ट्रेंट लगा देंगे, रेंज कंस्ट्रेंट या वैल्यू कंस्ट्रेंट आप कह लें कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू 0 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 100 होगी,
तो भाई फिर आपकी 0 से नीचे वैल्यू नहीं जा सकती और 100 से ऊपर नहीं जा सकती। चाहे आप गलती से प्रेस करेंगे वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, या वो आपको एंटर ही नहीं करने देगा। तो इसको फिर हम कहते हैं ये हमारे पास जो है वो इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं, या इंटेग्रिटी प्रॉब्लम जो हमारे पास आती हैं हम उनको कैसे मैनेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, या हम इनको कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स भी बोलते हैं। ये तीसरा पॉइंट था हमारे पास। ये चौथा पॉइंट हमारे पास है प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी क्या है कि जब आप जो हमने वो पहले डायग्राम देखी है उसमें हमने देखा है डेफिनेशन के अंदर, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर जो है कि जो भी आपने फ़ाइल बनानी है ना उसका आपने अलग से प्रोग्राम बनाना है। जब आपने एक फ़ाइल बनाई उसका अलग से प्रोग्राम बनाया, यानी फ़ाइल बनाने के बाद आमतौर पे आप प्रोग्राम बनाते हैं। फ़ाइल जिस तरह किस तरह की बनाई आपने, जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया था उसी तरह से जो है कि पहले रोल नंबर है, फिर नेम है, फिर एड्रेस है, फिर कॉन्टैक्ट नंबर है, फिर CNIC नंबर है, और फिर फ़ी की इन्फॉर्मेशन है या कोई और मार्क्स है हमारे पास। तो आपने इसीलिए आज एक प्रोग्राम बनाया जो इस फाइल के अंदर डाटा जो है वो इंसर्ट भी करता है, डिलीट भी करता है और अपडेट भी करता है। उसे पता है पहला कॉलम हमारा जो है हमेशा वो रोल नंबर का है, दूसरा नेम का है, तीसरा एड्रेस का है, चौथा कॉन्टैक्ट नंबर का है, पांचवा CNIC नंबर का है और छठा जो है हमारे पास मार्क्स का है। तो वो उसी तरह से डिज़ाइन करेंगे और उसी तरह से वो डाटा इसमें इंसर्ट भी करेगा, एक्सेस भी करेगा, यानी सर्च भी करेगा, डिलीट भी करेगा, अपडेट भी करेगा। तो ये प्रोग्राम जो आपने बनाया है ये इस फाइल के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, ये इसी फाइल के साथ ही इंटरेक्शन कर सकता है। कोई और फाइल, फर्ज कर लें आपने एक और फाइल बना ली, वो अकाउंट्स की फाइल थी, उसमें क्या था, उसमें हमारे पास अकाउंट ID, अमाउंट, डेट, स्टेटस ये लिखा हुआ था, ये वाले कॉलम थे। तो भाई उसमें ये वाला प्रोग्राम जो है वो काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो तो काम करता है सबसे पहले कॉलम में रोल नंबर हो तो वो एंटर कर दिया करेगा। अब वहाँ पे अकाउंट नंबर आ गया तो वो नहीं एंटर कर पाएगा, क्योंकि रोल नंबर जो है हमारे पास हो सकता है 3 हिस्सों का हो, अकाउंट नंबर हो सकता है हमारे पास जो है 15 हिस्सों का हो, तो वो नहीं मैनेज कर पाएगा। तो ये प्रोग्राम जो है ये सिर्फ इस फाइल के लिए डिज़ाइन किया गया हुआ है। इसलिए फिर हम इस पॉइंट को कहते हैं कि प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, कि आपका जो प्रोग्राम है वो आपके डाटा के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जिस तरह का आपका डाटा है, जिस तरह की आपकी फाइल है, उसी तरह का आप प्रोग्राम जो है डिज़ाइन करेंगे, और वो प्रोग्राम सिर्फ इसी फाइल के साथ जो है वो काम करेगा, किसी और फाइल के साथ काम नहीं करेगा। यही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डाटा in files and program required to update and maintain the files। कहते हैं ये रिलेशनशिप है किसका, डाटा का जो फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, और प्रोग्राम जो आपने उसके लिए डिज़ाइन किया जो क्या करता है, जो उसमें डाटा इंसर्ट करता है, डिलीट करता है, अपडेट करता है, सर्च करता है उसका। तो ये रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। आप इसको जो है वो अलग अलग से जो है वो फाइल्स और अलग अलग प्रोग्राम के साथ मैनेज नहीं कर सकते। तो इसी तरह उसने आगे कुछ पॉइंट्स इसके और बताए हमें कि एप्लीकेशन प्रोग्राम आर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। मैंने अभी आपको समझाई बात जो है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। वो जो आपने फाइल बनाई है ना, जिस तरह की बनाई है उसी के डिज़ाइन को देखते हुए जो है ना आपने प्रोग्राम डिज़ाइन करना है। तो लिहाजा वो उसी फॉर्मेट को फॉलो करेगा, किसी और को फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेगा। इफ़ द फॉर्मेट ऑफ द फाइल इज चेंज, मैंने तो अभी फाइल चेंज की मिसाल दी थी ना, वो कहता है अगर यहाँ पे फाइल का फॉर्मेट, उसी फाइल का फॉर्मेट आप चेंज कर दें, यानी पहले 6 कॉलम थे, आप दरमियान में कोई आधा कॉलम और ऐड करते हैं, यानी डेट ऑफ बर्थ का कॉलम ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आल्सो नीड टू बी चेंज अकॉर्डिंगली। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी उसके मुताबिक चेंज करना पड़ेगा, वरना एप्लीकेशन प्रोग्राम आपका ठीक तरह से काम नहीं करेगा। तो यही चीज़ हमारी कहलाती है कि आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम असल में आपके डाटा के ऊपर या आपकी फ़ाइल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जिस तरह की फ़ाइल होगी उसी तरह का आपका प्रोग्राम होगा। फाइल में कोई चेंजिंग करते हैं तो आपको प्रोग्राम में भी चेंजिंग करनी पड़ेगी। डाटाबेस में ऐसा नहीं होता वैसे, वहाँ पे हमारे पास बड़ी सहूलत है। आखिरी जो लाइन हमारे पास हम पढ़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द लेंथ ऑफ अ पोस्टल कोड, यानी आपका पोस्टल कोड पहले 6 का था, बाद में 7 का हो गया, तो आपने उसी कॉलम के अंदर, उसी फाइल के एक कॉलम के अंदर आपने सिर्फ उसका जो है वो लेंथ चेंज करनी है, तो फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, इट रिक्वायर चेंज इन दी प्रोग्राम। तो आपको फिर भी अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो चेंजिंग करनी पड़ेगी। द चेंज मे बी कॉस्टली टू बी इम्प्लीमेंट, और उसका नुकसान क्या होता है कि ये जो चेंज आपने करना है अपनी फाइल के अंदर, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है। तो इस चीज़ को जो है ना वो हमने यहाँ पे बड़े ध्यान से जो है वो देखना होता है कि जब आप जो है वो अपनी फाइल्स बनाते हैं, उनके लिए जो प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो तो हमेशा उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो अगर आपको बाद में फ़ाइल को चेंज करना पड़ेगा तो आपको अपने प्रोग्राम को भी चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद अगली प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है एटॉमिसिटी प्रॉब्लम जो है। एटॉमिसिटी प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि आपकी जो एक ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन क्या होती है इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई अभी हम पढ़ते हैं। जब आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं
तो वो यहाँ तो ट्रांजैक्शन पूरी होनी चाहिए, यहाँ उसका कोई स्टेप भी परफॉर्म नहीं होना चाहिए। इसके लिए बड़ी एग्जांपल मैं एक दो दफ़ा और भी डिस्कस की हुई है, एक दो जगह और भी डिस्कस की हुई है, दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। फ़र्ज़ कर लें मैं अपने भाई के अकाउंट में जो है पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो जब मैंने अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करने शुरू किए, मेरे अकाउंट से पैसे कट गए। लाइक मैंने अपने अकाउंट से जो है वो 15,000 रुपया अपने भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना था। तो जब मेरे अकाउंट से पैसे 15,000 कटा, सिस्टम बंद हो गया। तो अब क्या होगा? क्या वो मेरे अकाउंट में पैसे वापस आएंगे या मेरे भाई के अकाउंट में जाएंगे? तो यहाँ कहीं पे भी नहीं जाएंगे। कहीं पे ना जाएंगे तो फिर तो मसला ख़राब हो गया ना। मेरे अकाउंट से पैसे कट गए, मेरे भाई के अकाउंट में मैंने ट्रांसफ़र किए थे, वहाँ पे पहुँचे नहीं है, तो कहाँ गए? तो इसी को हम एटॉमिसिटी प्रॉब्लम बोलते हैं कि आपके जब अकाउंट से पैसे कटे हैं, यहाँ तो वो किसी के अकाउंट में जाने चाहिए या वापस आपके अकाउंट में आने चाहिए। यानी ये एक स्टेप में काम होना चाहिए, चाहे इसके अंदर 10-12 स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हों। मैं अभी बुक से पढ़ना स्टार्ट करता हूँ एटॉमिसिटी प्रॉब्लम को, और फिर हम मज़ीद इस पर डिस्कशन करते हैं। एन ऑपरेशन ऑन डाटा मे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स। कहता है कि जब आप डाटा के ऊपर कोई काम करते हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो मल्टीपल स्टेप्स पर मुश्तमिल हो सकता है। तो उन सारे स्टेप्स को मिला के हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। लाइक जिस तरह उसने आगे लिखा हुआ है, ये ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन भी है। अ कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोसेस इज नोन एज ट्रांजैक्शन। तो जितने भी स्टेप्स हमें इस जो है वो प्रोसेस को पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे, उन सारे प्रोसेस को मिला के हम कहेंगे ये एक ट्रांजैक्शन है। The atomicity means that either one transaction should take place as a whole or it should not take place at all। जैसे मैंने बताया कि यहाँ तो मेरे अकाउंट से पैसे कटें तो मेरे भाई के अकाउंट में जाके जो है ना वो लाजमन ट्रांसफ़र होंगे, या फिर ये कि मेरे अकाउंट में वापस आएंगे। तो वो ये कहते हैं या तो उसके सारे स्टेप्स परफॉर्म होंगे या कोई भी स्टेप परफॉर्म नहीं होगा। यानी या तो मेरे अकाउंट से पैसे कटें तो मेरे भाई के अकाउंट में भी जाके जमा होंगे, या अगर मेरे अकाउंट से कटे हैं, मेरे भाई के अकाउंट में जमा नहीं हुए, तो वापस मेरे अकाउंट में आ जाने चाहिए। यानी कोई भी स्टेप परफॉर्म नहीं होना चाहिए फिर जो है। तो यही पॉइंट्स ने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ था, मैंने आपको बता दिया। मिसाल के बैग उसने मिसाल भी यही दे दी है। सपोज द यूज़र वांट्स टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी। दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। उसने 2 स्टेप्स बताए हुए हैं, हमारे पास ज़्यादा भी हो सकते हैं बैंक्स के अंदर जो है, लेकिन समझाने के लिए 2 स्टेप्स ही काफ़ी हैं कि एक अकाउंट से पैसे कट गए हैं, दूसरे अकाउंट में पैसे जमा होंगे जाके जो है। लेकिन क्या होता है? सपोज दैट द सिस्टम फेल्स व्हेन द कंप्यूटर हैज़ परफॉर्म द फर्स्ट स्टेप। जब पहला स्टेप परफॉर्म किया तो कंप्यूटर सिस्टम फेल हो गया। इट मीन्स दैट द अकाउंट हैज़ बीन डिटेक्टेड फ्रॉम अकाउंट ए बट अमाउंट हैज़ बीन डिटेक्टेड फ्रॉम अकाउंट ए बट नॉट हैज़ बीन एडिड टू अकाउंट बी। कि अकाउंट ए से पैसे कट गए हैं लेकिन अकाउंट बी में जमा नहीं हुए। दिस सिचुएशन कैन मेक डाटा इनकन्सिस्टेंट। तो इसकी वजह से फिर एक और भी जो हमने पहले इनकन्सिस्टेंसी की बात की है वही आ जाएगी कि हमारा डाटा इनकन्सिस्टेंट हो गया। क्या हुआ? एक अकाउंट से पैसे कटे हैं, यानी एक अकाउंट में चेंजिंग हुई है, दूसरे में जाके वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, तो वो दरमियान में जो पैसे हैं वो कहाँ गए? इसी को हम इनकन्सिस्टेंसी भी बोलते हैं। वैसे मैंने पहले जो आपको एग्जांपल दी थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, ये भी इनकन्सिस्टेंसी ही कहलाती है। वहाँ पे ये था कि आपका एक ही स्टूडेंट डाटा या एक ही स्टूडेंट का नेम जो है वो डिफरेंट फाइल में डिफरेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह के मैकेनिज्म हो गया ना कि एक अकाउंट से पैसे कटे हैं, वहाँ पे डिफरेंट हो गए, लेकिन दूसरे अकाउंट में जाके वो ऐड नहीं हुए, तो वहाँ पे डिफरेंट नहीं हुए, यानी वहाँ पे अपडेट नहीं हुए। तो ये भी तो इनकन्सिस्टेंसी है ना हमारे पास जो है। तो क्या होता है जो है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू एंश्योर एटॉमिसिटी ऑफ डाटा। तो फाइल सिस्टम जो है वो इस चीज़ की इंश्योरिटी नहीं देती कि आपके घर के एक अकाउंट से पैसे कटे हैं, दूसरे में जमा नहीं हुए तो वापस उस अकाउंट में आ जाएंगे या दूसरे में जाके जमा होंगे, इस चीज़ की गारंटी या श्योरिटी नहीं देती। इसी को हम कहते हैं कि इसके अंदर एटॉमिसिटी प्रॉब्लम है। इसमें जो हमारे पास स्टेप्स हैं किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, उनको हम बाउंड नहीं कर सकते कि वो सारे परफॉर्म होंगे या कोई भी परफॉर्म नहीं होगा, और इसी प्रॉब्लम को फिर हम कहते हैं डाटा या एटॉमिसिटी प्रॉब्लम जो है। आगे हमारे पास फिर जो है सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ जाती है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर जो है, और इसको देख लेते हैं कि क्या होती है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एडिकेट सिक्योरिटी ऑन डाटा। ये कोई ख़ास किस्म की सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड नहीं करती। इन सम सिचुएशंस इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस टू डाटा फ्रॉम डिफरेंट यूज़र्स। देखिए हमारे पास जो है एक फ़ाइल है, स्टूडेंट्स की फ़ाइल है, हम चाहते हैं कि उसमें एक ही फ़ाइल पड़ी हुई है बैक एंड पे, डाटा एंट्री ऑपरेटर को उसको पे कोई एक्सेस ना हो, हाँ उसमें डाटा एंटर कर सकता है, यानी फ़ाइल को एक्सेस कर सकता है लेकिन फ़ाइल में से डाटा नहीं देख सकता। टीचर जो है फ़ाइल में हमारे पास बड़ी सारा डाटा पड़ा हुआ है, लेकिन टीचर जो है वो सिर्फ स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर देख सकें, और प्रिंसिपल साहब जो हैं वो सारा कुछ देख सकें सिस्टम फाइल के अंदर से जो है। तो एक ही फाइल के अंदर ये 3 तरह की डिफरेंट जो है एक्सेस ये हम प्रोवाइड नहीं कर सकते फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर। डाटाबेस में हम कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर जो है। यही उसने मिसाल में बताया, समझाया था
इसी को हम जो है वो कहते हैं कि ये हमारे पास जो है इसको रोल डिफाइन करना भी हम कहते हैं। ये कह लें कि आपकी जो है वो प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल डाटा एंट्री ऑपरेटर, यही मिसाल उसने आगे दे दी हुई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो उसने डाटा सिर्फ एंटर करना है, उसको डाटा नज़र नहीं आना चाहिए। चेयरमैन जो है वो डाटा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं, उसको सारा डाटा नज़र आना चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं होता जो है। सच टाइप ऑफ सिक्योरिटी, आखिरी लाइन पढ़ने लगा हूँ, ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो इस तरह की सिक्योरिटी ऑप्शन हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर नहीं होती। उसमें मैक्सिमम क्या हो सकता है कि आप फाइल के ऊपर पासवर्ड लगा दें या उसको हाइड कर दें, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही फाइल के अंदर 3 डिफरेंट यूज़र को 3 डिफरेंट तरह का जो है वो आप एक्सेस प्रोवाइड करें। यानी एक को कुछ भी नज़र ना आए, एक को कुछ नज़र आए, थोड़ा सा हिस्सा नज़र आए, और एक को सारी फाइल नज़र आए। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या है, अगर आपने किसी को एक फ़ाइल कॉपी करके दे दिया, आपने कुछ अपना एक फ़ाइल में डाटा लिखा हुआ था, कॉपी करके किसी को दे दिया, तो भाई वो तो आपकी जब फाइल ओपन करेगा उसको तो सारा डाटा नज़र आ जाएगा ना। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर पासवर्ड लगा दें, लेकिन जब पासवर्ड लगाएंगे फिर वो फाइल ओपन ही नहीं कर सकेगा। लेकिन जब वो फाइल ओपन करेगा तो उसको सारा डाटा नज़र आएगा। ये पॉसिबल नहीं फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर कि आप किसी को एक फ़ाइल दें, 3 बंदों को आपने एक ही फ़ाइल दी है, तो तीनों को आप डिफरेंट किस्म की एक्सेस प्रोवाइड करें। एक को कुछ भी नज़र ना आए, एक को कुछ कॉलम नज़र आए, और एक को सारे कॉलम या सारा डाटा नज़र आए। ये सिर्फ डाटाबेस के अंदर पॉसिबल होता है। आखिरी पॉइंट हमारे पास प्रोग्राम मेंटेनेंस जो है वो क्या है, द प्रोग्राम डेवलप्ड इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम आर डिफिकल्ट टू मेंटेन। यानी वो जो हमने ऊपर प्रोग्राम में बनाए थे या एप्लीकेशन प्रोग्राम आप कह लें बनाए थे, उनको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि ज़रा सी फाइल में चेंजिंग हुई तो आपको सारा प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। कई दफ़ा थोड़ा करना पड़ता है, कई दफ़ा पूरे का पूरा चेंज करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ दी बजट में बी स्पेंट ऑन मेंटेनेंस जो है, और आपका जो बजट है वो ज़्यादातर बजट का हिस्सा आपकी फ़ाइल मेंटेनेंस के ऊपर जो है वो चला जाता है। ये फ़ाइल मेंटेनेंस से मुराद यहाँ पे जो है ना वो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम भी हो सकते हैं, और आपके जो है ना वो जो फाइल्स आप स्टोर कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं। दोनों के अंदर ये इशू आता है, या दोनों को मेंटेन करना पड़ता है। इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू डेवलप न्यू एप्लीकेशंस। और अगर हम एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिहाज से बात करें तो इसमें बड़ा मुश्किल काम है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर कि आप नई एप्लीकेशन जो है वो एक्जिस्टिंग डाटा से जो है वो बना सकें, या नए डाटा से जो है वो नई एप्लीकेशन बनाएं। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी। तो लिहाजा आपको यहाँ पे फिर जो है, और कॉस्ट आने के बाद, बनाने के बाद भी जो है अगर उसमें चेंजिंग करनी पड़ती है तो वो भी बहुत कॉस्टली होती है। तो इसको फिर हम बोलते हैं प्रोग्राम मेंटेनेंस जो है। तो ये सारी डिटेल थी हमारे पास कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं। हमने इसको एक और जो है वो लेक्चर के अंदर थोड़ा डिस्कस किया था, लेकिन आज मैंने इसे बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है ताकि आपको उसकी समझ आ जाए। अहम टॉपिक है, क्योंकि जब हम इसे समझेंगे तो फिर हम आगे जाके डाटाबेस की जो है वो पॉइंट समझ आएंगे कि डाटाबेस के जो है वो फिर क्या एडवांटेजेस हैं। ओके जी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जो है वो मज़ीद लेक्चर पर बात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।